हमारे सफर का आगाज दुनिया की खूबसूरत तरीन पहाड़ी सैरगाहों में से एक सैरगाह से हो रहा है। ये जगह इतनी मशहूर है और इतनी जानी पहचानी कि आप में से अक्सर इसे पहचान गए होंगे। बॉलीवुड की बेशुमार फिल्में इस मकाम को पिछले 60-70 बरसों से अक्सबंद करती रही हैं और इन वादियों में अदाकारों की 3 पीढ़ियां हमने नाचती गाती देखी हैं। जी हां, हम गुलमर्ग में हैं। फूलों की ये वादी अंग्रेजों की बदौलत आलमी सियाहती नक्शे पर आई। बस पहले अंग्रेज के कदम पड़ने की देर थी कि इसके बाद यूरोपी सैयाह जोक दर जोक आने लगे। 100 साल पहले भी इन वादियों में गर्मियों के दौरान सैकड़ों की तादाद में यूरोपी सैयाह दिखाई देते थे, लेकिन पिछले 15 बरसों के तशद्दुद और बदअमनी ने गुलमर्ग की रौनक को गहन सा लगा दिया था। गुलमर्ग खासतौर पर अंग्रेज सैयाहों की मनपसंद सैरगाह थी। कश्मीर में किसी और मकाम को यूरोपी सैयाहों की इतनी पजीराई हासिल न हो सकी जितनी गुलमर्ग को। शायद यही वजह है कि सबसे पहले यहीं पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का कयाम अमल में लाया गया। गुलमर्ग को पिछली निस्फ सदी से यहाँ के गोल्फ कोर्स की वजह से खासी शोहरत मिली, जो दुनिया का बुलंद तरीन गोल्फ कोर्स है। और अब इसे ये इम्तियाज भी हासिल है कि यहीं दुनिया की बुलंद तरीन केबल कार भी है। दुनिया की बुलंद तरीन केबल कार होने के अलावा गुलमर्ग गंडोला एशिया की सबसे लंबी केबल कार लाइन है। गुलमर्ग गंडोला एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसकी मरहलेवार तरीके पर तौसी होती रही है। शुरू में मकामी घोड़े वालों ने इसकी मुखालफत की थी। उनका ख्याल था कि गंडोला बनने के बाद ज्यादा सैयाह घोड़सवारी नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि गंडोला सैयाहों को गुलमर्ग की तरफ खींचने का एक और जरिया बना है। नतीजे के तौर पर घुड़सवारी करने वालों की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ है। हम इस वक्त दुनिया के बुलंद तरीन गंडोला स्टेशन कोंगडूरी पर हैं। यहां से श्रीनगर,
पुलवामा, बड़गाम, बारामुल्ला और अनंतनाग अजला के बहुत सारे इलाकों का नज़ारा किया जा सकता है। शर्त यह है कि आसमान पर बादल ना हो, धुंध ना हो। यहां से तो ऐसा लगता है कि आसमान बस थोड़ा सा ही ऊंचा है। एड़ियों पर खड़े हो जाएं तो शायद छू ही लेंगे। पहली बार गंडोला से यहां पहुंचने वाले लोग अगर निचली वादियों में आबादियों को यहां से देख पाए तो उन्हें लगता है कि 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। गंडोला के दूसरे मरहले का आगाज अगर कोंगडूरी है तो इंतहा का नाम है अफरवट। यहां पहुंचकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आसमान बाहों में हो। कुदरत से कुर्बत का गहरा एहसास होता है यहाँ। उस पर धुंध के साए यहाँ की खूबसूरती को और दुबाला करते हैं। यहाँ तो जिस तरफ नजर दौड़ाएं आंखों में ठंडक सी पड़ जाती है। लेकिन नजर के कांटे हैं पॉलिथीन के बैग और पानी की खाली बोतलें। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आंखों में चुभता दिखाई पड़ता है। परहेज की तो बात ही नहीं, हम इलाज भी उस वक्त तक नहीं करते जब तक दर्द बर्दाश्त की हद से बाहर ना हो जाए। जब तक अपने मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी, गुलमर्ग तक गाड़ी नहीं आ सकती थी। उन्होंने गुलमर्ग तक सड़क बनाने की सख्त मुखालफत की थी। शायद वो हमसे 100 बरस कबल ही माहौल को पेश आने वाले खतरों की जानकारी रखते थे। वो गुलमर्ग जैसे मकामात को साफ और पाकीज़ा रखने की सोचते थे और हम चाहते हैं कि गुलमर्ग किसी की दस्तरस से बाहर न रहे। पहले तो सिर्फ जीप के लायक ट्रैक बना था, लेकिन फिर गुलमर्ग तक डबल लेन सड़क बनी। अब लोकल टूरिज्म को भी फरोग मिला है और मकामी लोग वीकेंड्स पर इतनी बड़ी तादाद में पिकनिक मनाने आते हैं कि इन वसी जंगलों में कहीं भी तन्हाई का कोई गोशा नहीं मिलता। इतवार को खास तौर पर मेले का समा होता है। एक जमाना था कि इन राहों में किसी किसी चरवाहे का या फिर किसी सूफी संत का ही गुजर हुआ करता था। हम इस वक्त एक ऐसे ही सूफी बुजुर्ग बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने 600 साल कबल कई बरस यहाँ खुदा की इबादत में गुजारे। ये जगह श्रीनगर से 43 किलोमीटर दूर है और न सिर्फ अड़ोस पड़ोस के गांव बल्कि श्रीनगर शहर और कश्मीर के दूर दराज मकामात से रोजाना यहाँ अकीदतमंद जियारत के लिए आते हैं।
बाबा पयामुद्दीन कश्मीर के मखसूस ऋषि सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी बुनियाद अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली। बाबा पयामुद्दीन ऋषि को आम कश्मीरी बाबा ऋषि के नाम से याद करते हैं। बाबा पयामुद्दीन अलमदार कश्मीर के दूसरे खलीफे बाबा ज़ैनुद्दीन ऋषि के मुरीद थे। बाबा ज़ैनुद्दीन ऋषि की हिदायत पर ही बाबा ऋषि ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम इस जंगल की खिलवत में इबादत में गुजारे और यहीं इंतकाल कर गए। आज उनकी इस खिलवतगाह पर तकरीबन हर रोज मेले का समा होता है। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक का रास्ता 12 किलोमीटर का है, लेकिन पैदल पगडंडी सिर्फ 8-9 किलोमीटर लंबी है। एक अरसे तक गाड़ियां सिर्फ टंगमर्ग तक आती थीं और यहाँ से लोग पैदल या फिर घोड़ों पर गुलमर्ग की तरफ रवाना होते थे। फिर कई बरसों तक जीप्स और लैंड रोवर्स का चलन रहा और वो भी गुलमर्ग और टंगमर्ग के दरमियान चलती रही। इस तरह गुलमर्ग के बेस कैंप की हैसियत से टंगमर्ग की खासी अहमियत रही है। बजाय खुद टंगमर्ग कुछ कम खूबसूरत नहीं है। इस खित्ते का अवलीन सैनिटोरियम यहीं पर कायम हुआ था और जब टीबी का मौसर इलाज मालूम नहीं था तो मरीजों को यहाँ की साफ व शफाफ हवा में सेहतियाब होने के लिए इसी सैनिटोरियम में दाखिल किया जाता था। जिन लोगों को टंगमर्ग के सैनिटोरियम में दाखिला मिलता था वो खुद को खासा खुशनसीब मानते थे, क्योंकि ये आम लोगों की पहुंच से बाहर था। इस सैनिटोरियम में कई नामवर शख्सियात ने बीमारी के दिन गुजारे हैं और अक्सर सेहतियाब होकर यहाँ से वापस चले गए। इनमें मशहूर उर्दू अदीब और फिल्मों के मकालमा नवीस डॉक्टर राही मासूम रजा भी शामिल हैं। टंगमर्ग की अपनी एक इनफरादियत है, इसका एक अलग मिजाज है और किसी भी सेंसिटिव सैलानी के लिए इसे महसूस करना मुश्किल नहीं। गुलमर्ग में जिस चीज की कमी खलती है उसकी यहाँ फिरावानी है। ये पानी अगर गुलमर्ग की वादियों में रवां होता तो उसकी रौनक कुछ और ही होती। ये पानी हजारों सैलानियों को अपनी तरफ खींच लेता है और शुक्र है कि अभी तक मजमूई तौर पर ये आलूदगी से महफूज है।
गुलमर्ग और टंगमर्ग से नीचे नाले फिरोजपुर सूखे के दिनों में पत्थरों से भरा हुआ उजाड़ वीराना लगता है, लेकिन पानी हो तो इसकी नहरें बिल्कुल खून की शरियानों की तरह इस इलाके में जिंदगी बिखेरती हैं। हाँ, पानी हद से ज्यादा हो जाए यानी बाढ़ आ जाए तो कुदरत की पनाह। यह अपने साथ देवकामत दीवारों के साथ साथ गरीबों के आशियाने भी बहा कर ले जाता है। यहां से हम कश्मीर की एक पुरानी राजधानी का रुख करेंगे। यह है परिहासपुर, कश्मीर के अजीम महाराजा ललितादित्य की राजधानी। ललितादित्य का राज 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल में काबुल से पाटलिपुत्र तक था और पूरे शिमाली भारत में उसका सिक्का चलता था। राजा का राज बाकी न रहा तो उसका ये हंसता हुआ शहर यानी परिहासपुर वीरान हो गया। आजकल हंसते हुए शहर को पत्थरों के शहर का नाम मिला है। परिहासपुर की तबाही खुद राजा ललितादित्य के बेटे विजयदत्त ने शुरू की जब उसने शहर के बड़े मंदिरों की जागीरें जब्त कर दी। इसके बाद राजा अवंतीवर्मन, राजा शंकरवर्मन और राजा हर्षदेव के दौर में यह शहर एक के बाद दूसरी तबाही का शिकार हुआ। लेकिन तारीखी हवालों के मुताबिक यह शहर 15वीं सदी ईस्वी के आगाज तक किसी हद तक आबाद था। कल की राजधानी परिहासपुर और आज के समर कैपिटल श्रीनगर के बीच श्रीनगर बारामुल्ला उड़ी कौमी शाहराह के बाईं तरफ है होकर सर। होकर सर किसी जमाने में शफ्फाफ पानी की झील रही होगी। आज इसके घास भरे दलदली पानियों में बेशुमार परिंदों और खासतौर पर आबी परिंदों को पनाह मिल रही है। साइबेरिया से हर मौसम में सरमा की आमद से पहले भारत के गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करने वाले परिंदे आते जाते वक्त यहां पर जरूर पड़ाव डालते हैं। इनमें परिंदों की कई ऐसी अक़साम भी शामिल हैं जो मादूम होने के खतरे से दुचार हैं या लगभग खत्म हो चुकी हैं। हम यहां से गुजर रहे हों और शादीपुर संगम पर न रुकें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शादीपुर संगम की अहमियत कश्मीरी हिंदुओं के लिए कुछ ऐसी ही है जैसी शिमाली भारत के हिंदुओं के लिए प्रयाग की। कहते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई इस वादी के बाशिंदों ने यहीं पर अपनी एक गंगा खोज डाली और अपना एक प्रयाग पहचान लिया था, ताकि उन सभी मजहबी रसूम की अदायगी के लिए पहाड़ों की गुजरगाहों के कठिन सफर से बच सकें, जिनके लिए हरिद्वार, बनारस या इलाहाबाद जाना
जरूरी होता है। श्रीनगर की शोरे आफाक झील डल की सैर तो हम आपको कुछ देर के बाद कराएंगे। पहले आपको खबरदार कर लें कि डल के बचाव के लिए फौरी कार्रवाई ना की गई तो 50 साल में इसका क्या हाल हो सकता है। ये विलो फॉरेस्ट, ये वेजिटेबल गार्डन्स, ये बिल्कुल नए हैं। जमीन की तारीख के हिसाब से तो बस अभी के। असल में जमीन का हुलिया जिस तेजी से इंसान ने पिछली 1 सदी के दौरान तब्दील किया है, उस पर कुदरत भी हैरान होती होगी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, यहां सिर्फ पानी ही पानी था। ये गंदा पानी नहीं, बिल्कुल शफाफ और साफ पानी। ये पानी आचार झील की तह में मौजूद बेशुमार चश्मों से उबलता था। इंसान ने हाथ और पांव कुछ इस अंदाज से फैलाए कि चश्मे बंद हो गए। पानी की सतह पर ऐसे सागजार और बेजार नमूदार हो गए जैसे एक खूबसूरत जिस्म पर फोड़े और फुंसियां निकल आई हों। फिर सारी झील बीमारी की लपेट में आ गई और कहते हैं कि अब इसके सेहतियाब होने की कोई सूरत नहीं। इतना ही नहीं, डल का भी सिर्फ 50 बरसों के दौरान यही हाल हो सकता है। आज डल में बरसों के बाद कुछ रौनक सी दिखाई पड़ती है। ये रौनक डल की सतह पर तैरते हुए शिकारों की वजह से है, जिनमें 16 साल के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सैलानी दिखाई पड़ते हैं। डल झील की एक अलग ही दुनिया है। पानी पे घर, पानी पर दुकानें और बाजार, ये सब सदियों से डल का हिस्सा हैं। हाउस बोट अंग्रेजों ने मुतारिफ कराए, लेकिन डल के पानी पर छोटी बड़ी कश्तियों में सैकड़ों बरस से लोग रहते आए हैं और उनके लिए दुकानें भी यहाँ बहुत पहले से थीं।
नई बात यह है कि आदमी बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गया है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे आबा व अजदाद भी हमारे जैसे होते तो हमें डल कहां से देखने को मिलता। हम ये नहीं सोचते कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। आखिर ये जमीन अगर हमारे आबा व अजदाद की मिल्कियत न थी तो हमारी जागीर भी नहीं। ये हमारे बच्चों, उनके बच्चों और उनके बच्चों की हमारे पास अमानत है, और अमानत का ये हाल करना कहाँ की अक्लमंदी है।